क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए शूट इज फायर्ड इन एन एटमोसफियर। आप ये मान लो कि किसी एटमोसफियर के अंदर, किसी वातावरण के अंदर किसी गन के द्वारा जो है ना फायर की जाती है, ऐसे समझ लो। शूट किया जाता है, ओके, इन विच, जिसमें रेजिस्टेंस इज वेरीज एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, यानी जो जिस माध्यम के अंदर उसको फायर को, उस शूट को फायर किया जाता है, उसमें जो प्रतिरोध है, उस माध्यम का जो प्रतिरोध है वो वेलोसिटी के क्यूब के समानुपाती है। इफ़ एफ बी द रिटार्डेशन, यानी अगर एफ जो है बाध्य हो, यानी उसके जो है ना क्या क्या है, रेजिस्टेंस मीडियम के अंदर जो है ना, जो उसको जो हमारे पास शूट को जो फायर किया है उसकी वेलोसिटी को कम करने वाला हो, ठीक है ना। एक तरीके से एफ जो है फोर्स होता है। when the shoot is ascending at inclination alpha to the horizon, जब मेरे पास जो फायर का शूट है वो होरिजन से अल्फा कोण पर बढ़ रहा है तो उस वक्त में मेरा रिटार्डेशन अल्फा है। आगे कह रहा है एफ ज़ीरो इज, उस वक्त में एफ ज़ीरो है व्हेन इट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली, जब हमारी जो फायर शूट है या शूट फायर है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उस वक्त में जो है हमारा रिटार्डेशन एफ ज़ीरो है। एंड एफ डैश कब है, व्हेन इट इज डिसेंडिंग एट इंक्लाइनेशन अल्फ़ा। हमारा जो है तीसरा रिटार्डेशन जो है यानी जो बाध्य है वो एफ डैश है, जब जो है जो हमारी फायर शूट है वो अल्फ़ा कोण पर क्या हो रही है, अल्फ़ा कोण डिक्रीज़ हो रही है, डिसेंट हो रही है, यानी घट रही है टू द होरिजन, हॉरिजॉन्टल से। तो उस पोजीशन में आपको प्रूफ करना है 1/f प्लस 1/f डैश इज इक्वल टू 2 cos की पावर 3 अल्फ़ा अपॉन एफ ज़ीरो। दूसरा दिखाना है 1/f डैश माइनस 1/f इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा अपॉन जी 3 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना, छोटा सा एक ग्राफ बना करके आपको समझाता हूँ। ओके, उसके बाद इसकी अलग अलग सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। मान लिया जाए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और यहाँ ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ से जो है ना फायर किया जाता है, सपोज दैट यू वेलोसिटी से फायर किया जाता है इस डायरेक्शन में, और यू वेलोसिटी से फायर किया गया और ये वाला जो है ना हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके रूट की बात करूँ, इसके डायरेक्ट पथ की बात करूँ तो फायर ऐसे किया जाएगा, ऐसे होगा। मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पॉइंट पी पर पहुंचता है। ओके, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, पॉइंट पी के ऊपर जो है ना एक मैंने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डाला। सपोज दैट पॉइंट पी के ऊपर मेरा टेंजेंट ये है, पॉइंट पी पर मैंने क्या डाली, एक टेंजेंट डाली जो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का कोण बनाती है, हॉरिजॉन्टल से पॉइंट पी आप ये ले लो, यहाँ हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है ना, समझ आती है ना। तो जाहिर सी बात है ये जो है इस डायरेक्शन में जो उसका प्रतिरोध है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, और कितना होगा वो एम के वी होगा या एम वी की पावर 3 एफ होगा, वो होगा मेरे पास एम वी की पावर 3। के लेना चाह रहे हो तो के भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, के एम वी की पावर 3, और ये कब होगा, जब एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल। क्लियर, पॉइंट पी मेरा ये है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल का मास है वो नीचे की तरफ काम करेगा, आपको भी पता है एम जी। ओके, यहाँ से मैंने एक कंपोनेंट लिया, ये वाला कंपोनेंट लिया, वेलोसिटी कंपोनेंट u, ये मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ u। आपको भी पता है कि ये यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v होगी, आप जानते हो आर्टिकल के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, और इनके बीच का कोण ये फाई साई होगा। आप समझ सकते हो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्लियर, यहाँ से जो है ये वाला, अगर ये हॉरिजॉन्टल ये टेंजेंट लाइन है तो ये होगा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एन। ओके, क्लियर है ना। अब मैं थियोरेटिकल पोर्शन, तो जो ग्राफ वाला पोर्शन था वो तो मेरे पास पूरा हो चुका, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना जो भी है।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, द फायर इज प्रोजेक्टेड, शूट मान लो आप, जो भी दे रखा है, शूट इज प्रोजेक्ट किया गया, कहाँ प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, विद किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी u एट एंगल अल्फा। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद पॉइंट पी पर पार्टिकल पहुंचता है, शूट पहुंचता है। ओके, मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाली जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस पॉइंट के ऊपर इसका मास नीचे की तरफ काम करेगा। ये जो वेलोसिटी है, पार्टिकल अगर ऐसे बढ़ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यू मान लिया है, वेलोसिटी अगर वी हो। ओके, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, थ्योरी लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ये टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी नो दैट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, u इज इक्वल टू जो होगा, u इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, कितना होता है, v कोस अल्फ़ा होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका था, सॉरी, v कोस साई होता है। ओके, कैसे होता है, ये जो मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट है, जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इस तरफ जो होगा, इस तरफ होगा v कोस साई, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v साइन साई। ओके, मैंने v कोस साई को u मान लिया। फॉर्मूला होता है, फिक्स होता है, कोई चेंज नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, पहले लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा मैं। कभी आप ये कहो कि सर ने क्या लिख दिया, पहले ये लाइन दोबारा लिख लूँ। u बराबर कितना है भाई, v कोस साई। एक रिजल्ट तो मेरा ये है। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है व्हेन, देखो क्या है, शूट इज ascending at inclination है भाई, अल्फा है। ओके, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आप, द शूट असेंडिंग एट इंक्लाइनेशन अल्फा। तो उस पोजीशन में मेरे को जो तो एफ दे रखा है, जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, एफ दे रखा है। एफ बी द रिटार्डेशन, यानी एफ बाध्य है, रेजिस्टेंस फोर्स है, व्हेन द शूट इज असेंडिंग एट एन एंगल अल्फा। ओके, उस पोजीशन में जो मेरे को गिवन है, तो मेरा देन रेजिस्टेंस क्या होगा, देन रेजिस्टेंस जो मेरे को दिया हुआ है, एक तरफ तो दे रखा है कि रेजिस्टेंस वेरीज एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। रेजिस्टेंस मेरे को दे रखा है कि आर जो है वो वेलोसिटी के क्यूब के समानुपाती है, यानी आर जो है वो है, जब इसके समानुपाती के निशान को बराबर के निशान में कन्वर्ट करूँगा, के इंटू वी की पावर 3 के बराबर दे रखा है। दे रखा है ना, साफ साफ दिखाओ, लिखा हुआ है इसके अंदर, क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। देखो आप, विच रेजिस्टेंस एज द वेरीज क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, रेजिस्टेंस वेलोसिटी के समानुपाती है, समानुपाती के निशान को बराबर में कन्वर्ट करा ये है। बट आगे ये भी दे रखा है, एफ इज द रिटार्डेशन व्हेन शूट इज असेंडिंग एट एन एंगल अल्फा। बट आर बराबर क्या दिया हुआ है, बाध्य बल एफ के बराबर दे रखा है। अर्थात सो दैट मतलब क्या निकलता है, क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कट दे रखा है, ये जो मेरा एफ है ना, ये के इंटू वी की पावर 3 के बराबर है। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करूंगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ूंगा मैं। ओके, एफ के वी की पावर 3 के बराबर हो चुका। मैंने यहाँ से क्या किया, u इज इक्वल टू कितना है, v कोस अल्फ़ा है, v कोस साई है। मैंने जब इसका क्यूब किया तो ये निकल कर के आया u की पावर 3 इज इक्वल टू v की पावर 3 कोस की पावर 3 साई। क्लियर। अब मैंने यहाँ से क्या किया, जहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या किया यहाँ पे, नाउ
मैंने जो है ना वैल्यू डाली v की पावर 3 की, ओके। और वैल्यू डालने के बाद यहाँ से v की पावर 3 की वैल्यू निकालो। मेरे पास ये है u की पावर 3 है कितना भाई, v की पावर 3 कोस की पावर 3 साई, है ना। बट v की पावर 3 कितना है, f अपॉन के। मैंने ये वाली वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसको देखा, u की पावर 3 इज इक्वल टू v की पावर 3 की वैल्यू कितनी है भाई, f अपॉन के तो ये है इंटू कोस की पावर 3 साई। क्लियर है ना। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ। नाउ अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास दो होगी भाई, एक अलोंग नॉर्मल होगी, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। सबसे पहले मैं अलोंग नॉर्मल की बात करता हूँ, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग नॉर्मल, ज़रा समझने की कोशिश करना क्या है, क्यों लिख रहा हूँ मैं। पहले लिखूँगा बाद में समझा दूँगा आपको, या दोनों एक साथ देख लो आप। नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। नॉर्मल तो ये है ना, आपके सामने है ग्राफ में, आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या होगा भाई, फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इज इक्वल टू कितना है, जी कोस साई। मैं भी चेंज नहीं कर सकता, आपको सारी थ्योरी में मैंने बता रखा है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 3, अलोंग नॉर्मल ये हो चुकी। देखो आप सीधा बिल्कुल फिक्स फार्मूला होता है। अलोंग टेंजेंट की बात करता हूँ या पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करता हूँ। एक इक्वेशन ये हो चुकी। इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट वाली भी लिख रहा हूँ भाई, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरे वाली क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है भाई, एक्स एक्सिस। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का केस देखता हूँ भाई, ये एक्स एक्सिस का केस है, कितना होगा भाई, सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, डी यू ओवर डी टी आपको बताया था, इज इक्वल टू कितना है, माइनस के वी की पावर 3 इंटू कोस अल्फ़ा या कोस साई, जो भी एंगल है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है ना। हमारे पास एक चीज़ और भी होती है, बट रो इज इक्वल टू कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इज इक्वल टू होता है डी एस ओवर डी साई। इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, ओके। चलो भाई, नाउ हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रखी थी, ये उठाओ आप। नाउ वी स्क्वायर अपॉन रो की बात करता हूँ यहाँ से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कितना है भाई, जी कोस साई है, और रो इज इक्वल टू कितना है, डी एस ओवर डी साई है। दोनों का यूज़ करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा, ओके। तो यहाँ से मैंने रिजल्ट निकालने की कोशिश की, ये मेरे पास निकल कर के वी स्क्वायर तो ये है ही, यहाँ हो जाएगा माइनस के डी साई ओवर डी एस। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था, माइनस क्यों ली है, ओके। इस केस में जो है ना, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है। अगर एंगल बढ़ेगा तो, अगर ये एंगल बढ़ेगा ना, तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। एस और साई, आर्क और साई के बीच का जो रिलेशन रहता है, एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ओके। तो उसकी वजह से माइनस का निशान लेना होता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आर्क लेंथ बढ़ती है तो साई डिक्रीज़ होता है, साई अगर बढ़ता है तो आर्क लेंथ इंक्रीज़ होती है। उस वजह से ये माइनस का साइन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में। और डिटेल में जानना चाहते हो, बीएससी पार्ट 1 की डिफरेंशियल कैलकुलस देख लेना, वहाँ टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहाँ आपको और भी डिटेल में पता लग जाएगा। यहाँ मैं इसकी डिटेल आपको इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, यहाँ तो सीधा ही कह रहा हूँ भाई,
ये फार्मूला होता है इस केस में। क्यों होता है? ये जो फायर का केस होता है, रेजिस्टिंग मीडियम का जो केस होता है, इसमें आर्क लेंथ बढ़ती है और टेंजेंशियल एंगल कम होता है, या फिर टेंजेंशियल एंगल बढ़ता है, आर्क लेंथ कम होती है, इसकी वजह से निशान माइनस का होता है। 1/ρ की वैल्यू आपको पता है, ds और डी साई आ चुके, इक्वल टू कितना निकला भाई? ये होएगा मेरे पास g कोस साई। इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, v² है ना, एक v तो एज इट इज, इंटू सेम आर्टिकल की तरह चलते हैं ये क्वेश्चन यार, ds/dt। समझ आती है ना? चूंकि v बराबर होता है मेरे पास ds/dt, एक v तो मैंने जो का तो रखा, दूसरे v की वैल्यू ds/dt डाल दी, इंटू अगले वाला मैंने क्या डाला, डी साई ओवर ds इक्वल टू, ये माइनस का निशान इधर उठा रहा है, माइनस के g कोस साई। आगे की तरफ चलते हैं भाई, मेरे ख्याल से इससे तो ये कैंसिल हो चुका, ये मेरे पास निकल करके आया v इंटू डी साई ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई कितनी, माइनस के g कोस साई। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको मान लिया कि सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 6 है। नाउ इक्वेशन नंबर 4 उठाओ फिर से, फ्रॉम इक्वेशन 4, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रॉम 4, ये इक्वेशन उठाऊँ आप, पहले इसको उठा लो, उसके बाद इस पर कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा। ये है du/dt इक्वल टू कितनी है भाई, माइनस के k इंटू वी की पावर 3 इंटू कोस साई, यही है ना? यहाँ मैंने क्या किया भाई, इसको मैंने उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिस फॉर्म में ऊपर वाली इक्वेशन को कन्वर्ट किया था। इसको लिख सकता हूँ मैं du/d साई इंटू डी साई ओवर डी टी इक्वल टू कितना होगा, माइनस के वी की पावर 3 इंटू कोस साई। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहाँ से भी कोई ना कोई तो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, ठीक है ना? देखो क्या होगा, कोस साई की वैल्यू डालूंगा मैं, और यहाँ से देखो आप, जी कोस साई की वैल्यू यहाँ से उठाओ, रुको एक बार, ये होगा ना अगले वाला पेज, चलो इधर ही करता हूँ। मैंने इसको लिखा du/d साई तो एच इट इज, du/d साई तो एच इट इज, यहाँ से डी साई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, देखो आप ध्यान से, डी साई ओवर डी टी की वैल्यू जो है मेरे पास होगी g/v, डी साई ओवर डी टी की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, यहाँ से वैल्यू निकाली 6 से वैल्यू निकाली मैंने, ये यहाँ डाली वैल्यू, माइनस हुआ g/v इंटू कोस साई, ओके, बराबर है माइनस के वी की पावर 3 कोस साई। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली डी साई ओवर डी टी की, जी बटे वी कोस साई माइनस के वी की पावर 3 कोस साई, इससे ये कैंसिल हो चुका, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका, कितना निकल गया ये भाई, du/d साई की वैल्यू निकल करके आई, कितनी हुई बेटा, देखो आप, के बटे में जी चला गया, वी की पावर 4 हुआ, कितना हुआ, के बटे में जी पहुंच गया, और वी की पावर कितना हुआ, 4 होएगा। क्लियर है ना? मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली है, यहाँ से वैल्यू निकाली है, और यहाँ डाली है इसकी जगह पे, देखो डी साई ओवर डी टी की वैल्यू g/v कोस साई, यहाँ से ये वैल्यू डाली, ये रिजल्ट निकाल लिया। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई, ओके। नाउ चलो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे हम। जो भी है जैसे भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन अगर लेंथी है और थोड़ा सा लंबा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। du/d साई की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई, मेरे पास निकल करके आई के अपॉन जी इंटू वी की पावर 4, बट फिर देखो आप,
हमारे पास स्टार्टिंग का जो रिलेशन था वो देख लो, बट u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू था मेरे पास v कोस साई, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, यहाँ से v की वैल्यू निकालो आप, यहाँ से v की वैल्यू निकल करके आई भाई, v बराबर हुआ u बटे कोस साई, तो v बराबर निकल गया u सेक साई। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग v बराबर u सेक साई इन किसके अंदर, सपोज दैट ये आर इक्वेशन है, इन आर के अंदर पुट करो और रिजल्ट देखो क्या आता है। इधर उधर मत भटक यार, सही चल। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली, कितना निकल गया भाई, ये डी यू ओवर डी साई इज इक्वल टू, ये हुआ के अपॉन जी तो है ही, के अपॉन जी तो है ही भाई। ये इसकी वैल्यू डाली, कितना निकला है, ये हुआ u की पावर 4 और सेक की पावर 4 साई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसको सेपरेट करूंगा, रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है ना। दोनों रिजल्ट में वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा और इसको हल करने की कोशिश करूंगा। मैंने इसको क्या किया भाई, इसको लिखा मैंने डी यू बटे u की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास कितना है, k अपॉन जी है, आपके सामने है। सेक की पावर कितनी है, 4 साई, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिखा मैंने माइनस के 3 डी यू बटे u की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 3 के अपॉन जी सेक की पावर 4 साई, और ये हो जाएगा यहाँ कितना, डी साई भी हो जाएगा। ओके, इंटू डी साई। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, माइनस के 3